थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोविड-19 की वैक्सीन और उसको लेके जो बहुत ज़्यादा मिथ्स है और बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ हैं अवेलेबल, जो कि काफ़ी परेशान भी करती हैं और अम, लोगों का इस डिसीजन लेने में कि हमें वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसमें काफ़ी नुकसान का बायस बनती है। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके आपके काम आई हो और आपको थोड़ी-सी उससे जो गलतफ़हमियाँ जो पाई जाती हैं, उनको लेके थोड़े से सवालात आपके आंसर हुए हों। अगर आपको कोई दूसरे क्वेश्चन्स हैं, तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज पर लिखिएगा एंड वी विल ट्राई एंड डू अनदर प्रोग्राम के जहाँ पर हम उन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर सकें या आपके जो खदशात हैं, उनका जवाब दे सकें। ये सारी गलतफ़हमियों को टैकल करना और इनके बारे में समझना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज़ और लोग जो ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज़ के अंदर हैं, वो कोविड-19 की बीमारी से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड हुए हैं और उनका जो अफ़ेक्टेड होने का रिस्क है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए नहीं कि वो इन कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी किस्म का कोई जेनेटिक कोई इश्यू है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं जानते, लेकिन इसलिए भी कि बहुत ज़्यादा लोग जो ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो फ्रंट लाइन और फ्रंट फेसिंग जॉब्स के अंदर मौजूद हैं। जिसका मतलब ये कि उनका लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, वो बीमारी के कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस जो हैं उनके उसमें ज़्यादा है और अगर फिर उनमें विटामिन डी की कमी है या दूसरी हेल्थ कंडीशंस हैं या और दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप कंबाइन कर लें, तो उनका रिस्क कोविड-19 को होने का बढ़ जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम अपने आप का बचाव करें और उस बचाव करने का एक जो तरीका है, वो है वैक्सीन लेना और वैक्सीन्स का इस्तेमाल करना। जैसे-जैसे वैक्सीन का इस्तेमाल आम होता जाएगा, ज़्यादा-ज़्यादा लोग लेते जाएँगे, तो मेरे ख़्याल में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा लोगों का और हमारे जो सवालात हैं, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता से कम होते चले जाएँगे। इस सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं ये बात करें कि कोविड-19 की वैक्सीन अम, कैसे लेनी चाहिए, किसको मिलेगी और उसके उसके बारे में थोड़ा-सा उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसकी दूसरी चीज़ जो है, वो हम थोड़ा-सा देखते हैं, उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आई होप कि अब तक की गुफ्तगू से आपको ये पता चल गया हो कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो सेफ है और इफ़ेक्टिव है और आपको कोविड-19 होने से बचाने में मदद दे सकती है। उसके बाद एक जो सवाल आता है कि किसको मिलेगी वैक्सीन? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मुख्तलिफ ग्रुपिंग की गई है, लोगों को उनको मिलेगी और एनएचएस के थ्रू इस वक़्त कोविड-19 की वैक्सीन उन लोगों को दी जा रही है जो सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं और जैसे कि बड़ी उम्र के लोग और केयर होम में काम करने वाले लोग, हेल्थ एंड सोशल केयर प्रोफेशनल्स जो कि फ्रंट लाइन में काम करते हैं, वो सारे लोग। बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर वैक्सीन्स दी जा रही है और आहिस्ता-आहिस्ता वैक्सीन्स लोकल वैक्सीनेशन सेंटर्स जो कि जीपी सर्जरीज़ में काम करते हैं, उनके थ्रू भी देनी शुरू कर दी जाएगी और कहीं जगह पे शुरू कर भी दी गई है। इस वक़्त 80 साल से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में जो लोग हैं उनको दी जा रही है वैक्सीनेशन। अगर किसी की ऑलरेडी एक हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुक्ड है तो जैसी उनकी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट के साथ ही उनको वैक्सीनेशन भी ऑफ़र की जाती है। और आहिस्ता-आहिस्ता इसको बढ़ाना शुरू करेंगे और जब जैसे-जैसे लोगों की बारी आती जाएगी तो आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ एंड देन यू विल बी एबल टू बुक द टेस्ट फॉर योरसेल्फ और अपने वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकेंगे। इसलिए यहाँ ये भी ज़रूरी है कि खुद से जीपी सर्जरी को कॉन्टैक्ट करना या एनएचएस को कॉन्टैक्ट करना कि जी हमें वैक्सीनेशन चाहिए, हमें दे दें, वो ना करें। जैसे-जैसे आपकी बारी आएगी वैसे-वैसे वो आपको बताते चले जाएँगे एंड दे विल आस्क यू टू कम फॉर वैक्सीनेशन। हाँ, ये है कि जब ये कहा जाए, हो सकता है इंडिविजुअल इन्विटेशन नहीं भी हो, तो जब ये कहा जाए कि वैक्सीनेशन के लिए आएँ, तब आपको प्रोएक्टिवली वैक्सीनेशन के लिए जो अरेंजमेंट्स हैं वो करने की ज़रूरत है। अब इसमें एक जो ग्रुप है वो है प्रेग्नेंट ख़वातीन का या ऐसी ख़वातीन जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर हैं या प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, बच्चों को दूध पिला रही होती हैं। ऐसे लोग ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं,
उनको वैक्सीन लेने से इस वक़्त मना किया गया। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप उस वक़्त तक वेट करें जब तक कि आपका बेबी डिलीवर हो जाता है, और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो आप जब तक ब्रेस्ट फीडिंग खत्म नहीं करवा देते तब तक आप वैक्सीनेशन ना करवाएं और ना लें। इसकी वजह ये है कि वैक्सीन को इन लोगों के अंदर टेस्ट नहीं किया गया, और इसके बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से पता नहीं है कि ये कितनी सेफ है या नहीं है। इस वजह से इन लोगों के अंदर वैक्सीन के इस्तेमाल को फिलहाल के लिए मना किया गया। अगर आपने वैक्सीन ली है तो आप प्लान करें कि तकरीबन 2 महीने तक, या जब तक आप 2 महीने तक आफ्टर टेकिंग अ सेकंड डोज ऑफ द वैक्सीन आपकी प्रेगनेंसी कंसीव ना करें, आप प्रेगनेंसी प्लान ना करें इतने टाइम के अंदर। अगर आपको बाद में ऐसा पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है और आपने उस टाइम पीरियड में कोविड-19 वैक्सीन ली हुई है, तो फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अपने डॉक्टर से रुजू करें, उनको बता दें, और वो आपको फिर उससे ज़्यादा बताएँगे कि किस तरह से उसको किया जा सकता है। लेकिन वैक्सीन की वजह से आपको या आपके बच्चे को कोविड-19 नहीं हो सकता। जहाँ पर इसका ये एविडेंस नहीं है कि ये वैक्सीन सेफ है, वहाँ पर ये एविडेंस भी नहीं है कि वैक्सीन अनसेफ है अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं। लेकिन चूँकि ज़्यादा रिसर्च की और ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत है, इसलिए इस वक़्त ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को अगर आपकी प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो आप वैक्सीनेशन ना करवाएं। सो होपफुली दिस इज समथिंग कि आपको इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके अलावा अब बात करते हैं कि जी वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन दी कैसे जाती है। इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है आपके अपर आर्म में, जहाँ पे आपको बाजू में जहाँ टीका लगता है वहीं पे लगाई जाएगी। 2 डोजेस हैं इसकी, जो कि 21 डेज के डिफरेंस से दी जाती हैं। तो अगर आपको एक डोज आज लगी है तो दूसरी डोज आपको 21 दिन के बाद दी जाएगी। फिर एक जो सवाल किया जाता है वो ये है कि हाउ सेफ इज कोविड-19 वैक्सीन, कितनी सेफ है। तो इससे पहले भी हमने, जब हम मिथ्स पे बात कर रहे थे, तो हमने इस चीज पर बात की थी। तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है फाइजर बायोनटेक के जरिए की कंपनीज ने डेवलप की है, और दूसरी भी कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रही हैं। जो वैक्सीन अवेलेबल है वो MHRA, जो कि मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और जो बाकी उनके रेगुलेशंस है का टेस्ट पास करके दी जा रही है। क्योंकि किसी भी किस्म की वैक्सीन या किसी भी किस्म की ड्रग को इन सारे ट्रायल्स के थ्रू और सारी रेगुलेशंस के थ्रू जाना पड़ता है, टू मेक श्योर कि इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा सके, और टू मेक श्योर कि वैक्सीन जो है वो लोगों के लिए सेफ हो। तो जैसे जैसे ये हुई है, इसकी सारी टेस्टिंग हुई है, तो इट्स क्वाइट सेफ। जिससे इस तरीके से दूसरी वैक्सीन बनती चली जाएंगी, तो और इनका टेस्ट करने का तरीका और टेस्ट करने का टाइम भी बढ़ता चला जाएगा, तो हम लोग कॉन्फिडेंस में कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा अच्छी है, ज्यादा इफेक्टिव है, वो भी इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। अभी तक हजारों लोग कोविड-19 की वैक्सीन ले चुके हैं, और जो साइड इफेक्ट्स किसी भी तरीके के अगर किए भी गए हैं मेंशन, तो वो बहुत ज्यादा रेयर हैं। बहुत ही कम लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं, किसी भी किस्म की कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस वो रिपोर्ट नहीं की गई। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि कोविड-19 की वैक्सीन काफी सेफ है। कितनी इफेक्टिव है? वेल, जब आपको दोनों डोजेस लग जाएंगी, एक 21 दिन के फासले से, तो ये उम्मीद की जा रही है कि मेजॉरिटी के जो ज्यादातर जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, और उनको होपफुली कोरोना वायरस नहीं होगा। सेकेंड डोज लेने के कुछ दिनों के बाद वैक्सीन आपका काम करना शुरू करती है, क्योंकि देयर इज अ टाइम कि जब वैक्सीन आपकी बॉडी में जाके काम करना शुरू करे, तो बहुत ही कम ये चांस ऐसा है कि आप फिर भी कोविड-19 या कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कि उसकी जो शिद्दत है वो काफी कम होगी। तो दूसरे लफ्जों में अगर कहूं तो कोविड-19 की वैक्सीन लेने का ये नहीं मतलब कि आप सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी की जो प्रिकॉशंस इस वक्त चल रही हैं उनको छोड़ दें और उनका इस्तेमाल ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस उनको अभी भी फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप कर सकते हैं तो कोई जो कवर अपनी नोज को और माउथ को उसको कवर करने की भी जरूरत है, जहां तक किया जा सकता है वहां पर उस हद तक इसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
साइड इफेक्ट्स, अगर किसी को साइड इफेक्ट्स लगते हैं तो किस तरह की साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? वेल, कोविड-19 के ज़्यादातर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत माइल्ड हैं। जैसे कि जिस जगह पे आपको इंजेक्शन लगा है वहाँ पे आपको दर्द हो सकती है, आपको थोड़ी-सी थकावट हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, फीलिंग जैसे एकीनेस की फीलिंग आपको आती है, थकावट की, टायर्डनेस की, और हल्के-सी जो क्या कहना चाहिए कि जिस्म में दर्द की वो शिकायत आपको हो सकती हैं। अगेन ये इसी तरह के साइड इफेक्ट्स हैं जो आप किसी भी तरह की वैक्सीन को लेते हैं तो आपके अंदर आ सकते हैं। वही तरीके के साइड इफेक्ट्स यहाँ पर भी होते हैं। यूजुअली आपको कहा जाता है कि आप 15 मिनट तक, 15-20 मिनट तक क्लिनिक के अंदर रहें ताकि देखा जा सके कोई और कोई इमीडिएट रिएक्शन तो नहीं हो रहा, और अगर कोई इमीडिएट रिएक्शन नहीं होता तो जनरली स्पीकिंग किसी दूसरे साइड इफेक्ट्स के होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जो मैंने साइड इफेक्ट्स आपको बताए, टायर्डनेस, हेडेक और ये बाकी सारी चीज़ें, इनको मैनेज करने के लिए आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है या आपको कोरोना वायरस के या दूसरे कोई सिम्पटम्स हैं, तो उसके लिए फिर ये बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से या 111 से फ़ोन पर रिव्यू करें और उस पे देखें। एलर्जिक रिएक्शंस की जहाँ तक बात है, यूजुअली अगर ये कहा जाता है कि अगर आपको एलर्जिक रिएक्शंस की शिकायत है और आप बहुत आपको पहले कभी किसी किस्म का सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो आप वैक्सीनेशन से पहले अपने जो स्टाफ आपको वैक्सीनेट करवा रहे होंगे उनको बता दें और फिर आप वैक्सीनेशन ना करवाएं। सो आप वैक्सीनेशन मत करवाएं अगर आपको किसी किस्म की सीरियस एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री मौजूद है, किसी भी मेडिसिन से, किसी भी वैक्सीन से या किसी भी खाने की प्रोडक्ट के साथ। अगर ऐसा कुछ है तो आप ये वैक्सीनेशन ना करवाएं। 2 केसेस पिछले दिनों में रिपोर्ट भी हुए थे कि जिनको सीवियर रिएक्शन हुआ था, लेकिन अगर आप देखें तो ये वो लोग थे कि जिनको बहुत सीरियस किस्म का एलर्जिक रिएक्शन पहले से होता था, और उसी वजह से जब इन्होंने ये वैक्सीन ली तो उसके बाद भी किया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई सीरियस एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस हैं तो आप वैक्सीनेशन ना करवाएं। अगर किसी तरीके का कोई वैक्सीनेशन से रिएक्शन होता है तो वो यूजुअली मिनट्स में होता है, बहुत जल्दी ही हो जाता है, और वहाँ पर आपके पास स्टाफ और दूसरे लोग मौजूद होते हैं कि जहाँ पर जिनकी पूरी ट्रेनिंग है कि किसी भी एलर्जिक रिएक्शन को कैसे मैनेज करना है और क्या किया जा सकता है अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई रिएक्शन हो जाए तो, और वो आपके रिकॉर्ड्स में और आपकी जो चीज़ें हैं उनके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये तो हैं जनरल से क्वेश्चन, तो इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें कि जो पूछी जाती हैं, मैं उनको देख के आपको बताने की कोशिश करती हूँ। एक जो कहा जाता है कि जी mRNA की जो वैक्सीन है फाइजर की, उस वैक्सीन के अंदर है क्या? तो उसके अंदर वो प्रोटीन है कि जो कोविड-19 की एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनाने की मदद करेगी। उसके अलावा लिपिड्स हैं, ये वो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आसानी के साथ फैट होती है, आसानी के साथ पानी में डिसॉल्व नहीं होते, और इनका पर्पस ये होता है कि ये सेल तक पहुंचकर अपना काम कर सकें और पहले से ही खत्म ना हो जाए। तो इनको अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये ऐसे हैं कि बबल्स ऑफ फैट, जैसे फैट के बबल्स हैं छोटे-छोटे, जो कि उसकी mRNA जो कि वैक्सीन के अंदर मौजूद है उसके आसपास में प्रोटेक्टिव वॉल बना देते हैं ताकि वो पहले से खत्म ना हो। 4 डिफरेंट टाइप के लिपिड्स फाइजर की वैक्सीन में शामिल हैं, जिसमें कि एक कोलेस्ट्रॉल है, और ये वो कंपोनेंट है जिससे अगर किसी को किसी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है तो दीज आर द कंपोनेंट्स के जिनकी वजह से होता है। इसके अलावा सॉल्ट, अगेन 4 तरह का सॉल्ट है, और उसमें से एक टेबल सॉल्ट के जो हम आमतौर पे खाते हैं पीते हैं अपने उसमें वो करते हैं, उसके डालने का मकसद ये होता है कि वैक्सीन का जो उसका पीएच का लेवल है उसको मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा शुगर मौजूद होती है इसके अंदर, और दीज आर दी ओनली सॉर्ट ऑफ चीजें हैं जिसमें मौजूद हैं। फाइजर की mRNA जो वैक्सीन है उसमें कौन सी चीजें मौजूद नहीं हैं? किसी भी तरीके का फीटल मटेरियल, किसी भी तरीके का डीएनए, किसी भी तरीके की एंटीबॉडीज, किसी भी तरह की ब्लड प्रोडक्ट्स, किसी भी तरह के एग प्रोटीन्स, किसी भी तरह की पोर्क प्रोडक्ट्स या माइक्रोचिप्स या प्रिजर्वेटिव्स, इस तरह की कोई भी चीज इस वैक्सीन के इंजेक्शन के अंदर मौजूद नहीं है, और ये आपको अफेक्ट
नहीं कर सकती। हमने बात कर ली कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए, तो फिर से आपको बता दूं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको किसी किस्म की बहुत सीरियस किस्म की एलर्जीज रहती हैं किसी चीज़ से, तो आप वैक्सीनेशन ना करवाएं। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कोई आपको ऐसी कंडीशंस या ऐसी सिचुएशंस है कि जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करता, आपके डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पता होगा और वो आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से कि कब आपको नहीं करनी। तो ऐसी सूरत में आपने वैक्सीन नहीं करवानी। ऐसे लोग जो एंटीकोगुलेंट्स पे या ब्लड को थिन करने वाली दवाइयों पे मौजूद हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं करवानी। बट अगेन अपने डॉक्टर से बात करें एंड दे शुड बी एबल टू टेल यू कि क्या किया जा सकता है और आपके जो चांसेस हैं वो कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की हमने बात कर ली थी कि कौन से साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन्स के, और क्या हमने ये भी बात की थी कि अगर आपको वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो क्या आपको लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस और दूसरी चीज़ें नहीं करनी। तो उसका अगेन यही वाली चीज़ थी कि वैक्सीनेशन तो आप करवाएं, लेकिन उसके बहुत से दूसरे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको देखने की और समझने की ज़रूरत है। आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी जब तक कि पूरी अच्छे तरीके से एडवाइस में चेंज ना हो, एडवाइस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन जिस पे हमने आज बात की आपके काम आई हो, आपके फायदे के लिए हो, आपको इससे थोड़ी इंफॉर्मेशन ये मिली हो कि वैक्सीन को लेके जो मिथ्स हैं अवेलेबल और जो गलत फहमियां पाई जा रही हैं उसको टैकल करने में और उसको समझने में, और ये समझने में कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, किसी किस्म की कोई माइक्रोचिप नहीं है वैक्सीन के अंदर मौजूद, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ से आपकी बॉडी या आपकी ब्रेन को कोई दूसरा कंट्रोल कर सकता है। इस तरह का कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वैक्सीन आर क्वाइट सेफ टू टेक इट। तो आई होप कि इंफॉर्मेशन आपको समझने में आसानी रही हो और आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो आई होप कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आती है तो आप ये कोशिश करें कि अपने जो जानने वाले हैं ये ऐसे लोग के जिनको इस तरह की और ऐसी बातें हैं कि जो नहीं समझ आ रही हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जहाँ पे उनके बारे में पता नहीं, तो बजाय इसके कि उनके बारे में पूछा ना जाए या उनके बारे में बात ना की जाए, अच्छा ये है कि आप बात करें, इंफॉर्मेशन मांगें, जीपी सर्जरीज को फ़ोन करें, उनसे पूछें ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें और समझा सकें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपकी जो गलतफहमियां या आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया जा सके। बजाय इसके कि एक खुद ही बैठ के सोचा जाए और ये अब फर्स्ट स्टेप ना लिया जाए, वैक्सीनेशन ना करवाई जाए, उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम ये देखें कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, इन्फॉर्मेशन को लेने की कोशिश करें और उसके बाद जो डिसीजन है उसको समझने की और अपने लिए सोचने और समझने की सोच समझ के वो डिसीजन अपने लिए करने की कोशिश करें। एक और जो सवाल बहुत से लोग करते हैं वो ये है कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई है तो इसकी इम्यूनिटी कितनी देर तक रह सकती है। इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है कि कोविड-19 की अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है तो कितनी देर तक उसकी इम्यूनिटी रहेगी, कितनी देर तक आपको दोबारा से बूस्टर डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तक इतने ज़्यादा लंबे अरसे तक लोगों को मॉनिटर नहीं किया जा सका है। तो इस वक्त इतना ही पता है कि 21 दिन के फ़र्क से आपको वैक्सीनेशन लगनी है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे और बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता चलना शुरू हो जाएगा। एक और जो सवाल किया जाता है कि अगर आपको ऑलरेडी कोविड-19 हो चुका है, इफ़ यू ऑलरेडी हैड द वायरस, तो क्या फिर भी आपको वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है? अगेन जिन लोगों को कोविड-19 हो चुका है, उनके लिए भी रिकमेंड किया जाता है कि वैक्सीन वैक्सीनेशन जो है वो करवा लें। और इस वक़्त की एडवाइस यही है, क्योंकि अगेन हमें ये पता नहीं है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कितने अरसे तक आपकी बॉडी में रहेंगी या कितने अरसे तक काम करेंगी, और
कब, जैसे मैंने पहले कहा, बूस्टर डोजेस की या दूसरी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं है, तो अगेन एडवाइस फ़िलहाल के लिए यही है कि आप वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी अगर आपको कोविड-19 हो चुका है, तो आप फिर भी वैक्सीनेशन करवा लें। मैं सवालात देखने की कोशिश कर रही हूँ कि इम्यूनिटी कितनी देर तक हो सकती है, उस पे हमने बात कर ली। अम, अगर किसी को कोविड-19 है इस वक़्त, और तो क्या उसको कोविड-19 इन्फेक्शन के होते हुए वैक्सीन करवाने की ज़रूरत है? ऐसे लोग कि जिनको कोविड-19 है इस टाइम पर, वो उनको वेट करना चाहिए ताकि उनका जो सेल्फ आइसोलेशन का क्राइटेरिया और उसकी जो बाकी चीज़ें जो उनको करने वाली हैं, वो अपना अच्छे तरीके से वो पूरा कर लें और उसके बाद उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। इसलिए करवाने की उसके बाद ये देखा जा सकता है कि एंटीबॉडीज़ टेस्ट करके देख सकते हैं, तो अगर किसी को किसी की एंटीबॉडी थेरेपी किसी किस्म की एज़ पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट उनको मिल रही है, तो फिर उनको कुछ और महीने वेट करना होगा। बट सर्टेनली अगर आपको इन्फेक्शन और मौजूद है, तो उस वक़्त आपको जो वैक्सीनेशन है, वो नहीं करवानी चाहिए। एक सवाल और पूछा जा रहा है, वो ये है कि अगर किसी को कोविड-19 की वैक्सीनेशन हुई हुई है, तो क्या वो फिर भी दूसरों तक कोविड-19 को फैलाने का बाइस बन सकते हैं? तो जिन लोगों को वैक्सीन हुई हुई है होगी या जो वैक्सीनेशन करवाएँगे, वो वैक्सीनेशन करवाने की वजह से दूसरों तक कोविड-19 फैलाने का बाइस नहीं बन सकते। अम क्योंकि अभी तक का अब सिम्पटम्स के लिहाज से कि अगर किसी को अभी तक हमें ये नहीं पता कि वैक्सीन सिर्फ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगी या डिजीज को प्रिवेंट करेगी। डिजीज का मतलब ये कि वो लोग जिनको पॉजिटिव सिम्टम्स हो इलनेस के, और इन्फेक्शन का मतलब ये कि जहाँ पे उनकी बॉडी के अंदर ये सलाहियत हो कि वो सिम्टम्स भी हों और वो दूसरों तक पहुंचा भी सके। अगर जैसे-जैसे आगे इसका भी पता चलेगा, तो अगर तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, वो अगर डिज़ीज़ को प्रिवेंट करती है और लोगों पे इन्फेक्शन नहीं फैलाती, तो इसका मतलब दूसरों तक नहीं जा सकेगा इन्फेक्शन। लेकिन अगेन इसका जवाब भी यही है कि इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके लिए देखना पड़ेगा कि कहाँ तक जो रिज़ल्ट्स हैं, वो कैसे रहते हैं और किस तरह से इसका पता चलता है। तो आई थिंक दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 और इसकी पूरी सारी जो मुख्तलिफ सवालात हैं, जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं। आई होप कि मैंने काफ़ी सारे सवालात का जवाब देने की कोशिश की और आपको फ़ायदा हुआ हो उन सारे सवालात से। अगर आपको कोई और सवाल पूछना है एंड इफ यू गॉट एनी अदर क्वेरीज या मिसकंसेप्शंस, तो आप हमें फेसबुक लाइव पर मैसेजेस छोड़ सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके उन क्वेश्चन का आंसर करें इन एनी फर्दर प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। आई होप यू हैव अ नाइस वीक अहेड, और आपको इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए से कोविड-19 के बारे में वैक्सीनेशन करवाने के डिसीजन को करने में मदद मिले। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस वीकेंड एंड अल्लाह हाफ़िज़।